Hello, welcome dear students. Today we will start new unit, that is unit number 5, and electromagnetic waves. The unit name or chapter name is electromagnetic waves. Today we will try to know what is this electromagnetic waves, what are their properties, and what is electromagnetic spectrum. आज हम ऑलमोस्ट वो सारे थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट करेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंसर्न है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी प्रोडक्शन बताऊंगा, किस तरह से प्रोडक्ट्स हुए, किस किस ने दिया, या जो मैथमेटिकल रहेगा, जो आर्टिकल्स वाले रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो सबसे पहले स्टडी किया गया वो किया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या बोला कि हमने जो पीछे पढ़ा या उससे पहले, मैक्सवेल से पहले जो भी चीज़ें की गई थी, तो वो ये बताया गया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट किया और उन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करके कैपेसिटर के आउटसाइड उसको जोड़ दिया। ठीक है, उसमें एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसको कनेक्ट कर दिया और उसने पाया कि हमें कहीं ना कहीं उस एम्पियर्स सर्किट लॉ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसने एक टर्म्स बीच में इंट्रोड्यूस की, करंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो हमारे पास जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ये उसने थ्योरेटिकली दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया सिर्फ। उसके बाद इसके ऊपर वर्कआउट किया गया। उन्होंने भी अपना एक इक्वेशंस के माध्यम से सारा कुछ प्रूव करने की कोशिश की गई, उसको हम मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। जो लॉ मॉडिफाई दिया उसे एम्पियर्स मैक्सवेल सर्कुलर लॉ बोलते हैं। उसके ऊपर वर्कआउट करने के बाद उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो जिसमें हर्ट्स, HR हर्ट्स जर्मन साइंटिस्ट थे, वो इसमें सक्सेसफुल हुए। उन्होंने कोशिश की कि ये डेमोस्ट्रेटिकली ये प्रूव करें कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक इलेक्ट्रिक और फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लियर, ये कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो डेमोस्ट्रेशन दी गई, जो हर्ट्स ने जो प्रोडक्शन की, वो लार्ज वेवलेंथ की थी और जो कि मतलब ज़्यादा डिस्टेंस तक उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता था। ठीक है, उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट आए, JC बॉस। उन्होंने सक्सेसफुली एक प्रोड्यूसिंग और ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी, स्मॉल वेवलेंथ की प्रोड्यूस की, उसके बारे में ऑब्जर्व किया, उसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, इसके बाद वर्कआउट किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्कोनिक आए। मार्कोनिक ने मतलब मार्कोनिक ही हम बोल सकते हैं कि पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने सारी तरह का, ठीक है, ऑल द ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ मैनी किलोमीटर्स। मतलब जो हमारा आज का जो जितना भी कम्युनिकेशंस हो रहा है, ये सारा का सारा कम्युनिकेशन फील्ड में किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ किया गया, ये सारा आइडिया, ये सारा वर्कआउट जो किया गया था वो मार्कोनी के द्वारा ही किया गया था। क्लियर है। अभी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, या आपके पास मैंने बोला कि किस तरह से हर्ट्स ने इसको प्रूव किया, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, आप सभी को पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलते हैं। फिर जो मीडियम में जो इसकी स्पीड रहती है वो होती है 1/√μ एप्सिलॉन, द प्रोडक्ट ऑफ म्यू और एप्सिलॉन। म्यू क्या हुआ, हमारे पास म्यू और एप्सिलॉन क्या होता है, परमिएबिलिटी और परमिटिविलिटी। क्लियर है। उसके बाद बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज रहती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, दीज आर सेल्फ सस्टेन्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस इन द फ्री। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशंस। ये कुछ, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स जो नेचर होती है, हम आगे वाले वीडियो में इसके प्रूव भी करेंगे किस तरह से ट्रांसवर्स नेचर की रहती है। उसके बाद बहुत सारी इसकी और प्रॉपर्टीज़ भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, they can be reflected, refracted or diffracted. The electromagnetic waves shows the phenomenon of interference. The electromagnetic waves
कैन बी पोलराइज्ड, दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। फिर जो इंटेंसिटी रहती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है दे विल कैरी द मोमेंटम और एक्सर्ट द रेडिएशन प्रेशर ऑन द सरफेस। क्लियर है? तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये कुछ एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमारे पास बहुत वाइड रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी, और मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव वेरी वाइड रेंज ऑफ उसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। हमने उनको एक ऑर्डरली अरेंजमेंट किया हुआ है, ऑर्डरली एक अरेंज किया गया हुआ है। फिर जो ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है उन वेव्स का उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये आपके पेपर जो होते हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जो कंपटीशंस में आप जाओगे तो वहाँ पे भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आपने जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको ध्यान से सुनना है, उनके ऑर्डर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, और साथ में उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके यूजेस क्या होते हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है एक ऑर्डर रहेगा इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या आप बोल सकते हो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि उसकी फ्रीक्वेंसी, पहले ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, फिर कम वाला, फिर कम वाला, या आप बोलेंगे इंक्रीजिंग वेवलेंथ वाला, तो आप जिस तरह से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करें। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी पहले सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, या आप बोलते कि पहले जो मैं बताऊँगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, फिर ज़्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की जो सबसे कम वेवलेंथ रहती है वो क्या होती है, गामा रेज की। उसके बाद होती है एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद विजिबल लाइट, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स, फिर माइक्रोवेव्स के बाद जो आता है विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रहता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं। सबसे पहले जो रहा इसका वो क्या रहा, गामा रेज, फिर क्या रहा उसका एक्स रेज, फिर उसके बाद क्या रहा अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल लाइट, फिर उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, और लास्ट में रेडियो वेव्स। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ कि जो गामा रेज है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है और फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर जब ये वेवलेंथ उसकी इंक्रीज होती गई, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज हुई, वेवलेंथ इंक्रीज होने के बाद जो ज्यादा वेवलेंथ वाला कौन सा है, अल्फा, इसके बाद गामा रेज के बाद एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ये ऑर्डर आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो मतलब क्या हो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हुई, सबसे ज्यादा वेवलेंथ हुई रेडियो वेव्स की, ठीक है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी हुई, गामा रेज की, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, गामा रेज की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, रेडियो वेव्स की। क्लियर है? अब इसके अलग अलग करके इनका जो मैंने 7 आपको बताई जो स्पेक्ट्रम, जो 7 टाइप्स ऑफ हमने वेव्स पढ़ी, इनका अलग अलग से इनकी प्रोडक्शंस रहती है, इनका अलग अलग से इनकी प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सिंपल सा आपको मैं बता देता हूँ, जो सबसे पहले करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक एक्सरेज, क्योंकि आपने बहुत बार ये पढ़ा हुआ है, एक्सरेज के बारे में बताऊंगा। एक्सरेज क्या होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर्स विद अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके प्रोडक्शन इस तरह से रहती है। एक्सरेज के हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन करेगा ह्यूमन फ्लैश वगैरह में से, बोन्स वगैरह में से, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं। तो यूजेस क्या होते हैं, अब अक्सर आपने देखा है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, कुछ फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, उसका बोलते हैं ना एक्सरे लीजिए। एक्सरे लेके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे बोन फ्रैक्चर्ड है, और उस तरह से उसको कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, ठीक है। क्लियर है? These are used in the medicine or diagnosing the tools for the locating the fractures in the bone. These are used in the radiotherapy में भी एक्सरेज यूज की जाती है। फिर these are used in the engineering for locating the cracks, ठीक है। क्रैक्स होते हैं, एयर बबल्स बनते हैं या फ्लॉज आते हैं इन द फर्निश द मेटेलिक मटेरियल में, ठीक है। आई बात समझ में? डिटेक्टिंग एजेंसीज होती है टू डिटेक्ट द गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम, मतलब ये क्या रहते हैं इसके यूजेस, आई बात समझ में?
तो ये एक्सरेज का है, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक आप जो चीज़ें बोली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसे आप ध्यान से करें। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस पे एक्सरेज की बताइए, बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।